अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जनाब हंसती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबाज, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ख़ास तौर पर वालिदैन के बारे में है, और कि कैसे वो घर में अपने तर्ज़ अमल से एक अच्छा या फिर बुरा माहौल पैदा करते हैं, या कैसे उनकी पेरेंटिंग स्किल्स बच्चों के लिए ऐसे नताइज का बाइस बनती है, मुस्बत भी और मनफी नताइज का बाइस भी बनती है, जिनसे वो कामयाब होते हैं या फिर नाकाम होते हैं। हमारा आज का मौजू दरअसल तालीम है। आज मैं मुख्तलिफ़ तरबियती अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगी कि उन्हें आपके सामने बयान करूँ कि आप अपना तर्ज़ अमल समझ सकें। ये बात हकीकत है कि वालिदैन का जो तर्ज़ अमल है वो बच्चों की तरबियत और घर के माहौल पर एक गहरा असर डालता है। कुछ वालिदैन का रवैया बहुत सख्त होता है तो कुछ नरमी और मोहब्बत से पेश आते हैं, और दोनों अंदाज के अपने अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। लेकिन अहम बात यह है कि हम किस तरह उन मुख्तलिफ़ अंदाज को समझकर एक दरमियानी रास्ता तलाश कर सकते हैं जो घर में सुकून और हम आहंगी का बाइस बने। पहला तर्ज़ अमल जिसमें वालिदैन बहुत कंट्रोलिंग होते हैं उसे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कहा जाता है। इसमें जो वालिदैन होते हैं वो सख्त कवानीन और हदूद तय करते हैं। ऐसे माहौल में बच्चे नज़्म व ज़ब्त ज़रूर सीखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चों में खौफ पैदा हो जाता है। उसकी वजह से वालिदैन और बच्चों में एक गैप आ जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ सख्ती होगी वहाँ दिलों में दूरी भी होगी। दूसरा तर्ज़ अमल जिसे परमिसिव पेरेंटिंग कहा जाता है, इसमें जो वालिदैन होते हैं वो नरम दिल होते हैं और बच्चों को आज़ाद रखते हैं कि वो अपने फ़ैसले अपनी ज़िंदगी के हवाले से ख़ुद कर सकें, और इस अंदाज से बच्चों में ख़ुद एतमादी पैदा होती है। मगर उसके साथ साथ इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है कि वो ये कि बच्चों में शाऊर और तालीम दिए बग़ैर उन्हें आज़ादी देना बहुत से मसाइल की वजह भी बनता है। दरअसल इस तरह के वालिदैन को ये समझना चाहिए कि आज़ादी का मतलब बेलगाम कर देना नहीं होता, बल्कि अपने बच्चों को इस काबिल बनाना होता है कि वो हदूद के अंदर रहकर अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकें और सही फ़ैसले कर सकें, कि बच्चे आज़ाद रहकर भी ख़ुद को तरबियत की कुछ ऐसी छुपी हुई हदूद में क़ैद महसूस करें जिन्हें वो पार करने का सोचे भी ना। और ये अच्छी तरबियत और तालीम के बग़ैर मुमकिन ही नहीं है। इसलिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो ये बताते हैं कि जो वालिदैन हैं उनको दोनों रास्तों का इम्तिज़ाज अपनाना चाहिए, यानी कि दरमियानी रास्ता अपनाना चाहिए। ना ही बहुत ज़्यादा सख्ती हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरमी से काम लिया जाए। दोनों का दरमियानी रास्ता अपनाया जाए, बैलेंस्ड लाइफ अपनाई जाए। इसमें जो वालिदैन हैं उनको बच्चों को हिदायत देनी चाहिए कि कुछ ऐसे कवानीन, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं और साथ ही साथ मोहब्बत और आज़ादी भी उन्हें दें। उससे क्या होगा कि उसमें बच्चों में ख़ुद एतमादी और जो ज़िम्मेदारी है दोनों एक वक्त में परवान चढ़ेंगे। सही और गलत की तमीज़ खुद ब खुद उनके अंदर पैदा होगी, और इससे बढ़कर ये कि उनके अंदर एक अच्छे अखलाकी ज़मीर की भी तश्कील होगी। एक ऐसा ज़मीर जो दुनिया में उन्हें एक अच्छा इंसान बनाएगा और उन्हें ज़िंदगी में कामयाब भी ज़रूर करेगा। यकीनन ये जो मोहब्बत है और जो नज़्म व ज़ब्त है, इसका इम्तिज़ाज एक बेहतरीन तरबियत का राज है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि वालिदैन किस तरह इन मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स को समझकर एक मॉडरेट सा नुक्ता नज़र अपना सकते हैं। इसके लिए वालिदैन को अपने बच्चों का मिजाज और उनकी ज़रूरियात समझने की ज़रूरत है। हर बच्चे की शख्सियत मुख्तलिफ़ होती है और उसी के मुताबिक उनकी तरबियत का अंदाज़ भी होना चाहिए। दूसरा ये कि वालिदैन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में रहना चाहिए, और जो तरबियती असूल होते हैं ना उनको वाज़े करते रहना चाहिए घर में। मिसाल के तौर पर कि अगर वालिदैन में से एक सख्त है तो दूसरा नर्म रवैया अपनाता है, तो बच्चों में कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ बैठकर बच्चों के बारे में गुफ्तगू करें और एक मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करें जो सबके लिए काबिल कबूल हो। इस तरह के नुक्ते नज़र से ना सिर्फ बच्चों की तरबियत में हम आहंगी पैदा होती है, बल्कि जो घर का माहौल है ना वो भी सुकून और मोहब्बत भरा होता है। और ये भी जहन में रखें कि जो वालिदैन हैं उनको अपने तर्ज़ अमल पर भी
थोड़ा सा गौर करना चाहिए और वक्तन फ़वक्तन अपनी तरबियती हिकमत अमलियों को भी अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि तब्दीली ही ज़िंदगी का एक बहुत ही गहरा कानून भी है और सुनहरा कानून भी है, जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी तब्दील भी कर सकते हैं, अच्छे पर्सपेक्टिव में और बुरे पर्सपेक्टिव में भी। और जिस तरह मैंने बात की है कि बच्चों के अंदर इस तरह की कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है जब माँ बाप के अंदर कम्युनिकेशन नहीं होती है। और मुझे याद है कि हम बचपन में हमारी जो माएँ होती थी वो कहती थी कि अब्बू बहुत डांटेंगे, अब्बू को ये बात पता चलेगी, ये बात पता चलेगी, और अब्बू को पता ही नहीं होता था। और माएँ जो थी ना वो बच्चों की चीज़ों के ऊपर पर्दा भी डालती थी, और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन का शिकार बच्चे हो जाते थे और एक गैप आ जाता है फिर। तो इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। और आज का जो बच्चा है, आज की जनरेशन है, उसको आज के मुताबिक हमें जो है ना वो उसकी परवरिश करनी है, उसकी तरबियत करनी है, ना कि अपने जो पुराने तरीक़े हैं उनसे करनी है, क्योंकि वो पुराने तरीक़े अब पुराने हो चुके हैं। ये नई जनरेशन है, ये नए बच्चे हैं, इनके ये कह लें कि स्मार्ट बच्चे हैं, इनके साथ आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। इनके हाथ में जो गैजेट्स हैं ना उनसे हर चीज़ उन्हें अपडेटेड मिलती है, तो इसीलिए उनकी तरबियत के हवाले से जो तरीक़ाकार है वो भी अपडेट हो चुके हैं। तो हमें उनके मुताबिक जो है आज के बच्चों की तरबियत करनी है। तो आप भी अपना जो नज़्म व ज़ब्त है और तर्ज़ अमल है उसको बेहतर करने की या अपडेट करने की कोशिश किया करें। तो ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। और अभी आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताएं कि एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग शिप में शिरकत के बाद सुहेल सिस्टर्स वतन वापस पहुंच गई हैं। तो उनको आज हमने बुलाया है अपने शो में, उनसे बात करेंगे, उनकी जर्नी जानेंगे, कितने साल हो चुके हैं और आगे उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, किस तरह वो ट्रेनिंग करती हैं, इसके बारे में जानेंगे। और हमारे साथ साइबल सुहेल मौजूद हैं। साइबल आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। उसके साथ साथ वेरोनिका हमारे साथ मौजूद हैं। वेरोनिका आपको भी वेलकम कहते हैं। और ट्विंकल सुहेल ने भी हमें ज्वाइन किया है। ट्विंकल आपको भी वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एक चैम्पियनशिप जीती, और दूसरा ये कि 5 गोल्ड मेडल आप तीनों लेकर आई हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए थोड़ा सा, इंडिविजुअली लेकर आई हैं या इकट्ठे 5 गोल्ड मेडल आप लोग लेकर आई हैं? आप इसे स्टार्ट करते हैं साइबर। 5 ईच, 15 गोल्ड मेडल्स। 5 ईच? यस। ओह वाह, मतलब 5 साइबल ने लिए, 5 वेरोनिका ने लिए और 5 ही जो है ट्विंकल ने लिए। इसका मतलब 15 गोल्ड मेडल इस वक्त पाकिस्तान में आए हैं, जो कि आपकी जो है किस्मत से हमें मिले हैं। तो कितना मुश्किल था साइबल वहाँ पे जाना और फिर उसके बाद वहाँ पे चैम्पियनशिप जीतना और 15 गोल्ड मेडल लेकर आना पाकिस्तान के लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पिछले 1 साल से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, और क्योंकि साउथ अफ्रीका जाना था तो फंड का भी इशू था। स्पोर्ट्स बोर्ड ने टिकट्स दी थी, बाकी एंटी डोपिंग फ़ीस, होटलिंग, बाकी सब कुछ मेरे वालिद साहब ने अरेंज किया था। तो काफ़ी मुश्किल था तीनों का अरेंज करना, बट शुक्रिया स्पोर्ट्स बोर्ड का। अगर स्पोर्ट्स बोर्ड भी टिकट्स ना देती तो पाकिस्तान 15 गोल्ड मेडल से महरूम रहता। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वेरोनिका, कब आप लोग ट्रेनिंग करती हैं, कितनी ट्रेनिंग करती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, कितने घंटे ख़ास तौर पर ट्रेनिंग होती है आप लोगों की? अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली 57 कैटेगरी में 5 गोल्ड मेडल लिए। अच्छा, हमने पूछा था ना 5 गोल्ड मेडल कैसे लिए? हाँ, कैसे लिए? तो वो हमने ऐसे लिया कि हमारी पावर लिफ्टिंग में ना इवेंट्स होते हैं 3। अच्छा। बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेड लिफ्ट। हाँ। एक बेंच का गोल्ड, एक डेड का, एक स्क्वाट का, और एक इन तीनों का कंबाइंड टोटल का गोल्ड होता है, अगर अच्छा टोटल हो। अच्छा। तो एक ये लिया था, ये हमने लिया था क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। अच्छा। और एक हमने लिया था इक्विक में। क्लासिक और इक्विक में ये फ़र्क है, क्लासिक में हम लोग कोई भी इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते, और इक्विक में हम लोगों को स्पोर्ट सूट वगैरह और जो बेंच सूट वगैरह तो वो यूज़ करते हैं। तो टोटली हम बहनों ने 5 मेडल लिए हैं। और जो ट्रेनिंग रूटीन है, हम लोग पिछले इस इवेंट के लिए 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे। अच्छा। जो हमारे कोच मोहम्मद मलिक राशिद है, वो यूके के रहायशी हैं, वो हमें ट्रेनिंग कराते हैं। उसके साथ साथ अदनान जब्बार जो है वो हमें ट्रेनिंग करवाते हैं। तो मॉर्निंग में 2 आवर्स की हमारी ट्रेनिंग होती है, कार्डियो ट्रेनिंग वगैरह, ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, और इवनिंग में 4 आवर्स की हमारी वेट ट्रेनिंग होती है। सारी पावर लिफ्टिंग की हमने करनी होती है, स्क्वाट्स, डेड लिफ्ट, ये सारे।
तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि क्योंकि फिर एक पूरे 24 घंटे में से 6 घंटे स्पोर्ट्स को देनी है हमने, तो काफ़ी ज़्यादा वो हमारे लिए और difficult दूसरा ये कि वो स्पोर्ट्स कोई ऐसा नहीं है कि आपने क्रिकेट खेलनी है या आपने फुटबॉल जाके खेले ना, पावर लिफ्टिंग करना, आपने वेट उठाना है। और वैसे भी लड़कियों के बारे में जब बात होती है तो लड़कियों के बारे में कहा जाता है ये तो सिन्फ़े नाजुक हैं, इनसे क्या वेट उठाया जाएगा, ये नहीं भारी चीज़ें उठा सकती। तो आपके सामने है जनाब, तीनों बहनों ने वेट लिफ्टिंग में, पावर लिफ्टिंग में 15 गोल्ड मेडल लेकर आई हैं पाकिस्तान के लिए। तो इससे पता चलता है कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, उनके लिए कोई भी जो है इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। तो ट्विंकल आपकी तरफ आना चाहूँगी, कितना मुश्किल था ये पावर लिफ्टिंग, ये टास्क ख़ासतौर पे यहाँ पे ये स्पोर्ट्स कितना मुश्किल है ख़वातीन के लिए? क्या आपको लगता है कि मुश्किल रह गया है कुछ ख़वातीन के लिए अब? मेरा नाम ट्विंकल सोहेल और मैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 2015 की, 2017 की और 2018 की। जब भी मैं मुल्क से बाहर गई हूँ मैंने गोल्ड मेडल ही विन किया। अभी तक मेरी हिस्ट्री है कि मेरा रिकॉर्ड किसी ने ब्रेक नहीं किया। मेरे पास 12 गोल्ड मेडल हैं। और अभी हाल ही में एशियन अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग हुई थी, उसमें मैंने 5 गोल्ड मेडल विन किए और उसमें मैंने -84 कैटेगरी में विन किया। और ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट गेम थी। सबसे पहले मैंने अपने घर में स्टार्ट किया था। वेरोनिका और साइबल और मरियम ने मुझे देख के स्टार्ट किया था। तो मेरा ये एम था मतलब कि सबसे पहले आपने इस स्पोर्ट्स में आई हैं? जी, ये पावर लिफ्टिंग की बानी है जो फर्स्ट 2015 में जब गई थी ना। अच्छा। तो ये पाकिस्तान की पहली लड़की थी जो रिप्रेजेंट करके आई थी आउट ऑफ कंट्री। ठीक है। तो मेरा ये एम था कि मैं सबसे हटके गेम करूँ। हॉकी, क्रिकेट, ये इस तरह की गेम्स हर कोई करता है, पर ये पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग एक अलग गेम थी। तो मैंने इसीलिए पावर लिफ्टिंग का ज्वाइन किया और मेरा इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है पावर लिफ्टिंग में। और काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा था स्टार्टिंग में तो, पर मैंने ये एम किया था कि मैं पावर लिफ्टिंग करूँगी और मैं कर सकती हूँ। और नहीं तो जिस तरह लड़कियों को कहा जाता है कि जी ये तो बड़ी नाजुक सी होती हैं, सेंसिटिव सी होती हैं, हसास होती हैं, तो इनसे तो नहीं वेट उठाया जाता। तो आपको नहीं शुरू में जब आपने स्टार्ट किया, आपने कहा कि मैंने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग करनी है, तो लोगों ने कहा हो कि तुमसे कहाँ होगा, तुम तो लड़की हो, तुम तो घर पे बैठो या कोई और स्पोर्ट्स जो है वो देख लो। मैं काफ़ी हेल्दी थी तो मेरा मतलब था कि मैं कर सकती हूँ। मैंने शुरू से अपना एम रखा हुआ था कि मैं करूँगी। तो मेरे वालिद साहब ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। मेरे सर मोहम्मद राशिद मलिक साहब जो कि जिनकी मैं फ़र्स्ट स्टूडेंट थी और उन्होंने ही मुझे स्टार्टिंग की ट्रेनिंग करवाई पावर लिफ्टिंग की। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही ये एक मोटिवेशन रखी थी हमारी कि आप लोग अगर आजकल के मतलब उसमें लड़कियां हर किसी फील्ड में लड़कों के साथ चल रही हैं तो एक पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में भी जाएंगी और करेंगी। और हम लोगों ने ये उनका ड्रीम पूरा किया है। ये हमारे सर राशिद मलिक साहब का ड्रीम था कि हम तीनों बहनें मुल्क से बाहर जाओ और 5-5 गोल्ड मेडल विन करें। 5 गोल्ड मेडल लेकर आए, उन्होंने विन किया। लेकिन क्या पैगाम देना चाहेंगी साइबल देखने वालों को? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोग टीम गेम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इंडिविजुअल गेम पे फोकस करें ताकि जो मेडल्स लेकर आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि वो मुल्क और कौम का नाम ज़्यादा रोशन करें। बिल्कुल ऐसे ही है। आप वेरोनिका क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी जो हमारी यंग यूथ जो आ रही है उन्हें चाहिए कि ऐसे फ़ोन्स वगैरह में इन चीज़ों में ऐसा ना इतना करें और ये कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में भी आएँ क्योंकि स्पोर्ट्स में आएंगे तो उनकी हेल्थ भी बेहतर रहेगी। तो अपना एक कोई गोल सेट कर लें और उस गोल पे वर्क करना स्टार्ट करें ताकि आप अपना गोल अचीव कर सकें। आप क्या ट्विंकल? एक तो मैं ये बात भी मैं बहुत ज़्यादा ना मैं काफ़ी 2012 से मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ, पर आपको पता है हमारा ताल्लुक भी मिनॉरिटी से है। पर मैं एक बात से भी हैरान हूँ कि हमारे मिनॉरिटीज़ के MNA हैं, MPAs हैं और मुझे बड़ा था कि जब हम एयरपोर्ट पे आएंगे या हम पाकिस्तान में कदम रखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा अप्लाइज किया जाएगा क्योंकि एक ह्यूज मिनॉरिटी की वो है हमारे इम्पैक्ट है। और हमारे कोई MPA MNA कोई हमें नहीं हमारा मिनॉरिटीज़ का मिला। इवन डैट के हमारे जो मजहबी रहनुमा है वो भी हम लोगों को अभी तक उन्होंने कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं किया, इतना कोई अब्लाइज नहीं किया गया। तो मैं बहुत ज़्यादा, हालांकि मैं पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि उन्होंने जब हम लोगों का इवेंट चल रहा था तब उस टाइम भी हमें दुआओं में याद रखा क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद मैंने बहुत ज़्यादा फ़ाइट करके मेडल लिया। मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने दुआओं में याद रखा और मैंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा भी किया पूरे पाकिस्तान का कि आपने हमें दुआओं में याद रखा और बहुत वार्मली वेलकम किया था हमारा एयरपोर्ट से। और मैं यूथ को यही पैगाम दूंगी कि जो भी वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग में आगे आना चाहती हैं बच्चियाँ, मेरी अपनी ट्विंकल सोहेल नाम की एकेडमी है, आप हमें सर्च कर सकते हैं सोहेल सिस्टर्स 4937 पे।
फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे, तो मैं उनको ट्रेनिंग करवा सकती हूँ। चलिए जी, थैंक यू सो मच साइबल, वेरोनिका, ट्विंकल हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच आप तीनों का कि आप यहाँ पर आई और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप इसी तरह पाकिस्तान के लिए काम करती रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और जनाब अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जिस तरह का मौसम हुआ है ना, इसमें एक तो पहले ही भूख नहीं लग रही है और दूसरा ये कि बहुत से लोगों को ज़्यादा भूख भी लगती है, वो कोई भी मौसम हो। तो ऐसे में आपने अपनी जो बेवक्त की भूख है उसको किस तरह कंट्रोल करना है, क्योंकि जो बेवक्त की भूख होती है ना, ये ज़्यादा आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, जिसमें आपको डिफरेंट क्रेविंग्स हो रही होती है। कभी आपको मीठा खाने की क्रेविंग होती है, कभी आपको कुछ क्रेविंग हो रही होती है, फ़ास्ट फूड खाने की क्रेविंग होती है। और ख़ास तौर पर ये जो रात के वक्त होती है कि हम लोग अचानक ही हमें भूख लगना शुरू हो जाती है, हालांकि खाना हमने खाया होता है, भूख लगती है 12-1 बजे, हम लोग बाहर से ऑर्डर करते हैं और वो खाते हैं और फिर सो जाते हैं। और उसके बाद हम कंप्लेन करते हैं कि जनाब हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है और हमारा वेट गेन होता जा रहा है। तो हम लोग अपने हंगर को कंट्रोल नहीं करते हैं। तो इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? क्या ये कोई बीमारी भी हो सकती है या इससे हमें परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है ज़्यादा अगर हम खा रहे हैं? तो इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए महानूर हारून हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। महारून, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बट आई डोंट नो कि वायरल इन्फेक्शन चल रहा है सारा और उसकी वजह से हर कोई बीमार हो रहा है। मैं खुद इसके नरगे में आ चुकी हूँ। खैर, ये जो बेवक्त की भूख है मानूर, ये कितना नुकसानदेह हो सकती है हमारे लिए और क्या ये फ़ायदेमंद भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए? अच्छा, एक तो ये कि ये जो हंगर का ताल्लुक है यानी भूख का ताल्लुक है, ये हमारे ग्रेलिन हार्मोन की वजह से है। अब ग्रेलिन हार्मोन इज़ बेसिकली हंगर हार्मोन। ये स्टमक से रिलीज़ होता है और ब्रेन को सिग्नल देता है कि हमें भूख लग रही है। अब जब हंगर हार्मोन यानी ग्रेलिन हार्मोन के लेवल्स जो हैं वो आउट ऑफ बैलेंस हो, यानी बैलेंस में ना हो, तो तब हमें जो है वो बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं और एक्सेसिव भूख लगती है। अच्छा। अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। इसका डाइट से भी ताल्लुक़ है, कुछ मेडिकेशंस भी हैं जो कि जिनका एक आप कह लें कि साइड इफ़ेक्ट है कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा। कुछ डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरथायरॉयडिज्म है। अच्छा। उनमें भी उनका भी एक सिम्टम होता है कि भूख ज़्यादा लगती है। ओके। तो अगर हम डाइट के हवाले से बात करें, अगर आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं है, यानी प्रोटीन का इंटेक आपका ठीक नहीं है, तो वो भी ग्रेलिन के लेवल्स को यानी हंगर हार्मोन को बॉडी में बढ़ाता है। तो अच्छा। अपने हाँ जी, और प्रोटीन वैसे ही जो है प्रोटीन रिच फूड्स जो हैं वो फुलफिलिंग होते हैं, आपकी एपेटाइट को कंट्रोल रखते हैं, आपकी भूख को कंट्रोल रखते हैं। तो अपने मील्स के अंदर अगर आपको ये इशू आता है, देखें कि प्रोटीन आप ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप प्लांट बेस्ड सोर्सेज से भी प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे दालें हैं, चने हैं, हाँ, और कॉटेज चीज़ वगैरह हो गई और दही हो गई। आप एनिमल बेस्ड सोर्सेज से, चिकन से, फिश से या मीट से, रेड मीट से। सेकंड जो है वो है कि अगर आपकी डाइट में इनफ फाइबर नहीं है, अब लो फाइबर जो है ना वो बेसिकली फुलफिलिंग होता है। आप इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट ना। तो ये आपकी गट हेल्थ के लिए एक तो बहुत अच्छा होता है, दूसरा ये कि आपको बहुत देर तक जो है ना आपकी भूख को सप्रेस रखता है। तो अगर आप देखें कि अगर आप फाइबर रिच फूड्स नहीं ले रहे, इतना सैलड्स का, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इंटेक नहीं है, तो उसको डाइट में शामिल करें। अगर आप ये देखें कि रिफाइंड कार्ब्स का इंटेक ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि कार्ब्स की भी टाइप्स है ना कि जो होल ग्रेन्स हैं, जो कम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, उनमें फ़ाइबर है, वो आपको ज़्यादा देर तक ठीक रखेंगी और भूख भी आपकी कंट्रोल रखेंगी। लेकिन अगर आप रोटी जो है वो होल ग्रेन के बजाय जो है वाइट फ्लावर की खा रहे हैं, या आप ब्राउन राइस के बजाय वाइट राइस खा रहे हैं, तो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी भूख लग जाएगी। ओके, मतलब ये ज़्यादा भूख लगना भी जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है, उसकी वजह से कि आप लोग ज़्यादा इनफ प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, फाइबर डाइट नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कमी है। लेकिन जिन लोगों को भूख कम लगती है, क्या वो भी नुकसानदेह हो सकता है उनके लिए? अच्छा, जिनको भूख कम लगती है उनको उनके लिए इस तरह नुकसानदेह हो सकता है कि वो प्रॉपर मील्स नहीं ले रहे होंगे, तो वाइटमिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है।
और वो अंडरवेट हो सकते हैं, जैसे फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ जैसे डायबिटिक्स होते हैं, टाइप 1 डायबिटिक्स, अगर वो अपनी बेशक उनको भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है लेकिन उनमें मसल वेस्टिंग भी हो रही होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें भूख नहीं लग रही, उनकी एपेटाइट सप्रेस हुई हुई है, तो वो मसल वेस्टिंग फिर और ज़्यादा जो है नुकसानदेह है। आपकी इम्यूनिटी लो रहेगी, बेसिकली आपकी इम्यूनिटी लो रहेगी, तो लो इम्यूनिटी का ताल्लुक आपकी डायरेक्टली गट हेल्थ के साथ है। गट हेल्थ आपकी अच्छी नहीं रहेगी, डाइजेस्टिव इश्यूज़, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ ज़्यादा रहेंगे, तो बहुत कम खाना भी नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा खाना भी नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है कि अगर उन्हें खाना देर से मिलता है ना मानो, तो वो कहते हैं कि जी हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाती है अगर हम देर से खाना खाएं। मतलब ये अगर थोड़ी देर हो गई है, एक टाइम उन्हें रखा हुआ है कि इस टाइम पे मैंने खाना खाना है, लेकिन उस टाइम से थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर हो गए तो उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो इसका भी कोई हंगर हार्मोन से हमारा ताल्लुक है? अच्छा, इसका बेसिकली आपके ताल्लुक है कि लो शुगर लेवल से। अगर आप में टेंडेंसी है कि बहुत मतलब आपकी शुगर लेवल्स जो हैं वो लो हो जाते हैं, या बीपी से भी ताल्लुक हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं कि जिनका बीपी लो होना शुरू हो जाता है, या शुगर लेवल्स जो हैं वो लो होना शुरू हो जाते हैं अगर खाना डिले हो, तो वो बेसिकली लेकर जाता है आपको इसकी तरफ, सर दर्द की तरफ बेसिकली। हाँ जी, ओके, कि आपका ग्लूकोज लेवल जो है, शुगर लेवल कम होना शुरू जिनको इस चीज़ का इशू होता है, उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने साथ जो है डेट्स रखें, इंजीर रखें, और जो कि बेसिकली आपको शुगर भी प्रोवाइड कर रही हैं और आपको इंस्टेंट एनर्जी भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो कुछ लोग कैंडी और चॉकलेट भी अपने पास या बिस्किट भी रख लेते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दियर ऑप्शंस की तरफ जाना चाहते हैं तो आप बेशक अपने साथ फ्रूट रख सकते हैं, एप्पल रख सकते हैं। अच्छा, तो वो आपकी इंस्टेंटली जो है आपके शुगर लेवल्स को थोड़ा बेहतर करेगा, ताकि ये जो सर दर्द आपकी हो रही है वो ना हो। तो फिर क्या करें? दिन में हम लोगों को कितने मील्स लेने चाहिए? 2 दफ़ा खाना खाना चाहिए, 3 दफ़ा खाना चाहिए? अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो मतलब कुछ लोग होते हैं वो 2 दफ़ा खाना खाते हैं, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को, या फिर बहुत से लोग हैं जो 3 टाइम का बाकायदा तौर पर खाना मील ले रहे होते हैं। तो कितने दफ़ा हमें एक दिन में खाना खाना चाहिए? अच्छा, मील्स आपको जो मेजर मील्स हैं, मेजर मील से मुराद ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों आपको स्किप नहीं करने चाहिए, ये तीनों लेने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये है कि आप मील्स जो हैं वो अपने प्रॉपर रखें। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लिक्विड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिल्क शेक है या स्मूदीज़ है, स्मूदीज़ पी लिए। बिल्कुल, इनका इस्तेमाल आप ज़रूर करें, लेकिन स्नैक टाइम पे करें। ये आपकी एज ए मील रिप्लेसमेंट काउंट नहीं हो सकती। एक तो ये कि लिक्विड्स जो हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। आपको उस वक्त तो वो फीलिंग ऑफ फुलनेस देंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको थोड़ी देर बाद आपको भूख लग जाएगी दोबारा, तो फिर आप कुछ ना कुछ खाएंगे। फिर एक जो आप बल्कि कह रही थी कि लेट नाइट जो है, हमें खाने से जितना हम लेट नाइट जागे उतनी हमें ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है, और हम लोग खासतौर पे फास्ट फूड की क्रेविंग होती है। अच्छा, उसका ताल्लुक जो है ना, एक तो हमारे हार्मोन से भी है। वो ये है कि 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो लाजमी आपकी पूरी होनी चाहिए। जितना देर तक आप जागे रहेंगे, ये हमारी बॉडी में हार्मोन के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। ज़ाहिर है, जब हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हमारी बॉडी जो है वो ना रिपेयर की स्टेट में गई होगी, ना जो हार्मोन, बहुत से हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि नींद में एक्टिव होते हैं और फंक्शन करते हैं। लेप्टिन हार्मोन होता है कि बेसिकली जब हम खाना खाते हैं और एक हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है ना, हाँ जी पेट भर गया, वो लेप्टिन हार्मोन की वजह से होती है। अब जितना हम देर तक जागते हैं, लेप्टिन हार्मोन जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है, और हंगर हार्मोन जो है यानी ग्रेलिन जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है, इसलिए हमें भूख ज़्यादा लगती है। और थकावट, हम थके होते हैं लेकिन हम फिर भी स्क्रीन के आगे जो है कोई ना कोई टीवी शो जो है वो बिंज वॉच कर रहे होंगे। जितनी हमें थकावट होगी उतनी हम शुगरी और फैटी और फ्राइड फूड्स की क्रेविंग करेंगे, और
शुगरी फूड्स की जो क्रेविंग है वो हमारी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के साथ भी रिलेटेड होती है। अच्छा। अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगर की क्रेविंग्स हाँ। होती है तो आपको ऐसे हो सकता है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। ओके। हाँ जी, और अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर की कंजम्पशन कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी से कैल्शियम की लेवल्स को डेफिशिएंसी जो हो सकती है, कैल्शियम के लेवल्स को भी रिड्यूस करता है और कैल्शियम डेफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर हमें ज़्यादातर तो मुझे लगता है शुगरी आइटम्स की ही हमें क्रेविंग होती है, हाँ तो इसका जी। मतलब कि मैग्नीशियम की कमी है हमारे अंदर, डेफिशिएंसी है, तो फिर कौन से ऐसे फूड्स हैं जिसके थ्रू हमें मैग्नीशियम मिल सकता है? अच्छा, पम्पकिन सीड्स बहुत अच्छा सोर्स Okay. है, डार्क चॉकलेट बहुत अच्छा सोर्स है, Okay. नट्स जो है वो मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये आपकी हार्ट हेल्थ को भी रेगुलेटेड रखते हैं। आपके जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला होता है तो ब्लड वेजल्स को भी डायलेटेड रखते हैं, ब्लड फ्लो को भी रेगुलेटेड रखते हैं। नट्स जो हैं, नट्स जो हैं ओके। और आपकी शुगर क्रेविंग्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। और नट्स वैसे ही फुलफिलिंग होते हैं। जो गुड फैट्स होती है ना वो वैसे ही फुलफिलिंग होती हैं, वो लॉन्गर टाइम लेती हैं टू डाइजेस्ट करने के तो लिए, वो हाँ। आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देती रहती हैं। इसलिए ठीक है। हम स्नैक्स में यूजुअली कहते हैं कि हैंडफुल ऑफ नट्स ले Nuts लें खा या लें, सीड्स का हाँ। इस्तेमाल करें। मतलब अगर रात को अगर हमें क्रेविंग हो रही है मीठे की, तो हम नट्स का आप इस्तेमाल कर नट्स का सकते हैं। इस्तेमाल कर लें। और इसका ताल्लुक गर्मी सर्दी से कोई नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये सर्दियों में हाँ खाना जी, चाहिए, गर्मियों में नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। या पिंपल्स हमें निकल आते हैं, जिनको पिंपल्स का मसला है भी उनका ये भी इशू हो सकता है कि उनकी गट हेल्थ अच्छी ना हो या वो पानी इनफ ना ले रहे इस्तेमाल ना कर रहे हो, हाँ। हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए ये है कि अगर आपको मीठे की ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है और वो आपको इन चीज़ों के थ्रू पूरी हो सकती है। लेकिन अगर फिर भी अब जैसे बहुत से लोग हैं उनको अगर डेफिशिएंसी भी होती है या उन्हें क्रेविंग होती है, अब जैसे मैं हूँ ना, अगर मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है या मैं अपसेट होती हूँ ना, तो मुझे चॉकलेट खाने की जो है ना वो क्रेविंग होती है। तो इस तरह बहुत से लोग होंगे वो बिल्कुल, वो हाँ ये जी। चीज़ें करते होंगे। तो बहुत से लोग हैं वो आइसक्रीम खाते हैं, उन्हें बिंज वॉचिंग करते हुए या कुछ करते हुए आइसक्रीम खाने का ही अपसेट होते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारा वेट गेन होता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? अच्छा, इसका जो बेसिकली ताल्लुक है ना वो आपके कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से है। अच्छा। जब हम स्ट्रेस में होते हैं या जब हम एंजाइटी में होते हैं तो बॉडी रिलीज करती है कॉर्टिसोल हार्मोन। अब Okay. कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ना वो इंड्यूस करती है प्रोडक्शन ऑफ ग्रेलिन हार्मोन। यानी अच्छा। जब कॉर्टिसोल बॉडी में ज़्यादा होगा वो ग्रेलिन के लेवल्स को यानी हंगर हार्मोन के लेवल्स को भी बढ़ा देगा। ठीक है। तो उससे आपको ज़्यादातर वैसे ही स्ट्रेस में लोग एक तो ज़्यादा कहते हैं कि हाँ। हम ज़्यादा खाएंगे या अपना कंफर्ट Comfort फूड food खाएंगे, तो हाँ। हम बेहतर महसूस करेंगे। true। तो अगर आपको ये इशू रहता है तो एक तो कुछ टीज़ हैं जैसे पेपरमेंट टी है, कैमोमाइल टी है, लेवेंडर टी है, ये इनके कामिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं, मसल रिलैक्सेंट के तौर पे ये काम करती हैं और ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में हेल्प करती हैं। अक्सर स्ट्रेस का ताल्लुक इन्फ्लेमेशन के साथ भी होता है। अच्छा। तो आप ओमेगा 3 जिन फूड्स में होते हैं यानी जिन फूड्स में गुड फैट होती है, ओमेगा 3 जो है गुड फॉर्म है गुड अच्छा। फैट की फॉर्म है। ठीक है। तो आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल करें, गुड फैट्स का इस्तेमाल करें। आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्प्लीटली 70% डार्क चॉकलेट नहीं खा सकते, आप 50-60% वाली डार्क चॉकलेट जो है उसका इस्तेमाल कर लें। मैं बिल्कुल मना नहीं करती कंफर्ट फूड से, क्योंकि कभी कभार दिल करता है तो थोड़ा सा आप ले सकते हैं। हाँ। बिल्कुल, लेकिन आप ये कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ना लें और इसकी आदत ना बना लें। मतलब ज़्यादा भी ये चीज़ें नहीं खानी है अगर क्रेविंग हो भी रही है तो। हमारा ज़्यादातर होता है कि अगर क्रेविंग हो रही है रात को तो हमारे फ्रिज में जो भी पड़ा होता है हम वो खा लेते हैं। उसमें चॉकलेट्स हो सकती हैं, उसमें बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो उसका हल क्या है फिर? ऐसी कौन सी चीज़ हमें फ्रिज में रखनी चाहिए कि अगर क्रेविंग हो रही है तो वो हमारे लिए ठीक है, जो हम निकाल के खा सकते हैं? अच्छा, आप फ्रूट्स रखें फ्रिज में। आप ड्राइड फ्रूट में जैसे इंजीर है, खजूर है, अच्छा। और फूल मखाने हैं वो अपने पास रखा करें जो फॉक्स नट्स होते हैं। और इसके अलावा जो है आप सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमस जो है बेसिकली चने से बनी हुई एक डिप होती है, ठीक है, उसको लोग जो है वेजिटेबल्स के साथ जो है या पीटा ब्रेड के साथ जो है वो खाते हैं। आप होल ग्रेन ब्रेड रख सकते हैं अपने फ्रिज में। पीनट बटर, अनस्वीटेंड पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। लो फैट कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है।
बजाय कि अक्सर जो लोगों ने पेंट्री में जो है स्नैक्स रखे होते हैं फ्राइड फूड्स के लिए, वो जो फ्राइड चिप्स वगैरह, होते हैं हाँ, वो रखी रखे हुई होते हैं, होती हैं। इंस्टेंट जो होते हैं। हाँ, तो इससे जो है परहेज़ करना चाहिए। और ये मैं दोबारा से कहूँगी कि मैं सिर्फ आप लोगों को नहीं कह रही होती, मैं अपने आप को भी याद करा रही होती हूँ कि मैंने भी नहीं खाना, क्योंकि अक्सर हमारा ये होता है कि ये कंफर्ट फूड है, यहाँ पे ये इजी टू एक्सेस है कि बिल्कुल, हम हमें लोगों लगता को है जैसे- जाना नहीं पड़ता ना कहीं, वो साइड पे पड़े होते हैं, ड्रॉर्स में पड़े हुए होते हैं, हमने ला के रखे हुए होते हैं, तो वो खा लिए, निम्को खा ली, कोई चिप्स खा ली, कोई ऐसी चीज़ खा ली, तो ये आपका वेट गेन करवाते हैं, इसलिए इससे परहेज़ करनी चाहिए और नेचुरल फूड की तरफ हमें जाना चाहिए। हमारे साथ महानूर हारून मौजूद थी। महानूर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम बात कर रहे थे कि किस तरह हमने अपने हंगर को कंट्रोल करना है, जो क्रेविंग्स होती है उनको कंट्रोल करना है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग सेहत के मुतालिक बात कर रहे थे। अभी भी मज़ीद सेहत से जुड़े मसाइल के हवाले से बात कर लेते हैं। और सेहत के मसाइल जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और जिसकी वजह से जनाब जो बोझ है ख़ास तौर पर हमारे हॉस्पिटल्स पर और लाहौर के हॉस्पिटल्स पर, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से हमारे जो हॉस्पिटल में कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। तो अब हमें नए हॉस्पिटल्स बनाने की ज़रूरत है। खैर, हुकूमत आई, पिछली हुकूमत में हमने देखा कि हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने का या रिवैम्प करने का एक सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद पंजाब हुकूमत भी आई, उन्होंने अपग्रेडेशन का अमल शुरू किया, जिस पे 270 अरब रुपए लगाए गए हैं। और अब ये 270 अरब रुपए लगाने के बाद जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है वो वज़ीर आला पंजाब की मुंतज़िर है कि कब वो इनका इफ्तिताह करेंगे। उसके अलावा एक और नया जो फ़ैसला है वो हमारे सामने आया है कि जनाब जितने भी MPAs हैं, ख़ास तौर पर एक मखसूस जमात के मुस्लिम लीग नून के, उन MPAs को ये ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है, एक एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी जाके निगरानी करेंगे। तो ये ज़रूरत क्यों पेश आई? अगर MPAs ही निगरानी करेंगे हॉस्पिटल्स की, तो फिर हमारे जो वज़ीर हैं, जो डेजिग्नेटेड वज़ीर हैं, जिनको सेहत का शोबा अलॉट किया गया है, वो क्या करेंगे? उनकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं? इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए बिलाल चौधरी हमारे साथ न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, अपग्रेडेशन हो गई, 270 अरब रुपए लग गए, इफ्तिताह के लिए इंतज़ामिया जो है वो वज़ीर आला पंजाब की मुंतज़िर हैं। क्या वजह है कि इफ्तिताह नहीं हो रहा और डिले हो रहा है? बहुत बिज़ी है वज़ीर आला पंजाब, जिसकी वजह से ये चीज़ डिले होती जा रही है। देखिए मुनीबा, ये जो रिवैम्पिंग का इस वक्त अपग्रेडेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। अच्छा। और ये इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये इसके लिए आप समझ लें कि किसी भी अजाब से काम नहीं है। और अब ये देखेंगे कि कुछ दिन पहले ये लेडी एचिसन हॉस्पिटल, न्यू हॉस्पिटल अपग्रेड हुआ था। इसके न्यू मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स बने थे, न्यू OPD बनी थी, उसका जो इफ्तिताह था ये वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कर दिया गया। अभी इसके अलावा भी दीगर हॉस्पिटल्स हैं जिधर काम हो रहा है, और अभी तक ये जो सिलसिला है ये चल रहा है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर। लेकिन सिचुएशन ये है कि इतने पैसे लगाने के बावजूद भी जो गरीब हॉस्पिटल्स में आते हैं, उनको जो तिब्बी सहूलियात हैं जो कि उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। अच्छा। देखें, रेनोवेशन तो आपने कर दी, लेकिन अभी आप ये देखें कि डॉक्टर्स की जो असामियाँ हैं वो भी खाली हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इसको असामियों को पुर करने के हवाले से जो इश्तिहारात भी है वो भी दे रही है। अभी 900 के करीब इन्होंने जो डॉक्टर्स हैं ये भी हायर करने शुरू किए हैं। लोकम पे डॉक्टर्स जो हैं ये हायर कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं। लेकिन चूँकि आपको पता है कि महकमा सेहत के ऊपर जो प्रेशर है, जो बोझ है, वो बहुत ज़्यादा है। ये एक ऐसा सेक्टर है हेल्थ का कि जिसमें तकरीबन एक हॉस्पिटल्स के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे OPD में तकरीबन 5000, जबकि एमरजेंसी में 2 से 3000 पेशेंट्स आते हैं। और ये सिर्फ ये लाहौर से नहीं आते, पूरे पंजाब से आ रहे होते हैं लाहौर में। और ये लाहौर का एक हॉस्पिटल्स का बता रहा हूँ, और इसी तरह लाहौर के अंदर 21 के करीब टीचिंग हॉस्पिटल्स है, पूरे पंजाब में 40 के करीब। अच्छा। और इसी तरह जो DHQ THQ हॉस्पिटल्स हैं, RSC हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, वो शामिल करें तो तकरीबन 20 से 30 लाख लोग बनते हैं जो कि रोज़ाना
हॉस्पिटल्स के अंदर आते जाते हैं। तो हॉस्पिटल्स के अभी जो मामलात हैं वो आपको पता है कि वो हर दौर में ही हमारे कभी भी आइडियल नहीं रहे। हाँ जी। आइडियल बनाने की कोशिश तो की जाती है, सबसे ज़्यादा फोकस भी इसी पे ही है। अभी भी ये देखें कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से अभी मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा टीम है ये बड़ा अच्छा काम करी, इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। जब आप इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, जब आप कहेंगे कि जी मुख्तलिफ जो MNA MPAs आएँ ये भी आके हॉस्पिटल्स का विज़िट पैदा करें, तो एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। एक तरफ से MNA MPA प्रेशर करेंगे MS को, प्रिंसिपल्स को, जो सिस्टम बना हुआ है उसको डिरेल करने की कोशिश करेंगे, फिर एक तरफ जो हमारे 2 ऑलरेडी मिनिस्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, हाँ जी। वो दोनों माशाल्लाह बड़े हाँ, एक्सपीरियंस्ड और ये भी नहीं है कि उनको पहली दफ़ा ये चीज़ मिली है, उन्होंने पहले भी इस चीज़ को सारा केटर किया हुआ है सेहत के शोबे को। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त महकमा सेहत के पास जो टीम है ये बड़ी ज़बरदस्त टीम है। इसमें सेक्रेटरी सेहत अली जान है, इसमें फिर CEO PHFMC डॉक्टर आसिम अल्ताफ़ हैं, इसमें फिर स्पेशल सेक्रेटरी राजा मंसूर है, इसमें डिप्टी सेक्रेटरी वलीद बेग हैं। ये सारों ये वो लोग हैं जी, बड़ा अच्छा और कोर किस्म का जो काम है ये कर रहे हैं। इनको पता है कि सिस्टम को आगे किस तरह लेके जाना है। ये अमेंडमेंट्स भी कर रहे हैं, ये नई पॉलिसीज़ भी लेके आ रहे हैं। फिर से सबसे अहम बात ये है कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक स्पेशलाइज के, फिर प्राइम मिनिस्टर के ख्वाजा इमरान नज़ीर, भी बड़ी जिद्दोजहद से जो है ये काम कर रहे हैं। तो मैं ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अभी जो प्राइम मिनिस्टर कंडी में जो इस्लाहात लेके आए हैं वो बड़ी जो है काबिल तहसीन है, जिसमें क्लिनिक ऑन फील्ड है, क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, फिर उसके बाद मुफ्त अद्वियात का जो सिलसिला शुरू किया है जिसमें हेपेटाइटिस है, TB है, फिर इसके अलावा जो दीगर प्रोग्राम्स है वर्टिकल, उनको बेहतर करने की जो कोशिशें ये की जा रही हैं। तो ये सारे बड़े अच्छे इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरी है कि इनको टाइम दिया जाए, इनको फ्री किया जाए, इनके ऊपर किसी भी किस्म का जो प्रेशर है। तो कहाँ से प्रेशर आ रहा है, कौन प्रेशराइज कर रहा है इन्हें? देखिए, जो प्रेशराइज़ ये है कि अभी गवर्नमेंट की जानिब से जो अनाउंसमेंट की गई है मुख्तलिफ MNA MPAs की जानिब से कि ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के जाके विज़िट करें, मॉनिटरिंग करें, जो वहाँ पे देखें, फिर उनको जाके CM ऑफिस में बताएं कि यहाँ पे क्या सिलसिला जो है ये चल रहा है या नहीं चल रहा। हाँ। तो इस हवाले से हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जानिब से तो कहा जा रहा है कि हमें तो कोई मसला नहीं, अगर कोई आके पॉलिटिकली वहाँ पे कोई इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा। तो मुझे तो किसी ने ये भी कहा कि अब तो MNA MPA सारे पॉलिटिकल आगे हैं, तो यहाँ पे अब तो PTA या दीगर जमातों के तो काम ही नहीं हुआ करेंगे, मतलब उनके पेशेंट्स भी चेक नहीं हुआ करेंगे। अच्छा। तो मैंने फिर रात भी मिनिस्टर साहब से, दोनों मिनिस्टर से मेरी बात हुई, कहते भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम PTA के जो पेशेंट्स हैं सरकारी अस्पतालों में इनका इलाज नहीं होगा। ज़रूरत क्यों पेश आई कि MNAs को ये एक और जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप जाके हॉस्पिटल्स की निगरानी करें? क्या महकमा सेहत की इतनी टीम नहीं थी, इतने लोग नहीं थे इनके पास जो, और वो क्या अच्छी कारकर्दगी नहीं थी उनकी जो MPAs को ये सौंपी गई है जिम्मेदारी? देखिए मुनीबा, ये बात मेरी समझ से तो बाहर है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ये एक महकमा सेहत है, ये एक वक्त में एक ही डिपार्टमेंट हुआ करता था, एक ही सेक्रेटरी हुआ करता था, एक ही मिनिस्टर हुआ करता था, अब ये दो और बेहतरीन चलता था। अब फिर ये 2 मिनिस्टर लेके आए, फिर 2 सेक्रेटरी आए, अभी तो सेक्रेटरी एक है तो मिनिस्टर 2 हो गए। उसके बाद दोनों डिपार्टमेंट के भी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और सारे वो मामलात हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये हॉस्पिटल्स के विजिट भी करते हैं। अली जान और दीगर जो उनके सेक्रेटरीज हैं मुख्तलिफ जनूबी पंजाब के इलाकों में जाके 3-3 4-4 दिन स्टे भी करते हैं। दोनों मिनिस्टर्स भी जाते हैं और बड़ा लुक आफ्टर जो है ये चीज़ों का कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना प्रेशर डालने की ज़रूरत थी या इतने लोग इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी थी। जितने भी ज़्यादा लोग होंगे, हर बंदे की अपनी एडवाइस होती है। तो अब अगर किसी की कोई एक एडवाइस ना मानी जाए या उसकी ओपिनियन ना ली जाए तो वो कहता है यार मैं फिर इसका फोकल पर्सन मुझे हॉस्पिटल्स का बना दिया, मेरी तो ओपिनियन इसमें ली नहीं जाती। अगर सपोज सर्विसेज हॉस्पिटल है या पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है तो वहाँ पे तो ये सारे नए लोग हैं, इनको तो मेरा ख्याल है हेल्थ सेक्टर की अली बे भी नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन्होंने क्या जाके वो वहाँ पे वो करना है। तो होता ये है कि समटाइम आपने ये कोऑर्डिनेटर्स या कोई इस तरह के बंदे भिजवा देंगे जो कोई सारा दिन जाके हॉस्पिटल्स में अपने काम शाम करवाएंगे, जो नज़्म ज़ब्त है वो सिस्टम जो है वो हॉस्पिटल्स का जो है ये ख़राब करेंगे, वही चीज़ें बता के फिर जो है ये आगे जाएंगे। तो इस कतई नज़र मेरा तो ख्याल ही नहीं था कि ऐसी किसी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस नोटिफिकेशन को भी इतनी अहमियत दी जाएगी। ना ही इन MNA MPAs को भी
सेक्रेटेरिएट में भी कोई इतनी अहमियत दी जाएगी, क्योंकि सेक्रेटेरिएट का अपना एक माहौल है, वो अपने तरीक़ा नज़र से काम करते हैं, तो जो उनको बेहतर लगता है तो उसी हिसाब से वो काम करते हैं, वो स्पेशलाइज्ड लोग हैं। इसी तरह हमारे लेकिन ये जो MPAs वाला मामला है, ये सिर्फ लाहौर की हद तक है या पूरे पंजाब की हद तक है? ये पूरे पंजाब की हद तक है। ये टीचिंग हॉस्पिटल्स में भी है, जो DHQ THQ हॉस्पिटल्स है उसमें भी ये तकरीबन 200 से ज़ायद हॉस्पिटल्स में है। ये बेसिकली उनका एक ये भी है कि ये चूँकि इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट है, आपको पता है कि पॉलिटिकल जो सिनेरियो वो कैसा है, किसी भी वक्त जो ये चेंज हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक MNA MPA को नवाजने के लिए कि ये उन्होंने उनको दे दिया कि भाई आप एक हॉस्पिटल ले लें, तो उसमें आप फोकल पर्सन बन जाए, एक आपका नाम आ जाएगा, एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वो खुश हो गए होंगे, ठीक है। वो हॉस्पिटल में जाए ना जाए उनकी स्वाबदीद है। मुझे नहीं लगता कि इतना भी कोई जाके इंटरफेयर लेगा, कोई इंटरेस्ट लेगा, अगर कोई जाके मतलब सीधा मतलब असद खोखर साहब को लाहौर जनरल हॉस्पिटल दे दिया है, इसी तरह मियां मरगूब को PIC दे दिया है, इसी तरह अली परवेज़ मलिक को भी मेरा ख्याल है उस्मानाबाद वो एक और अच्छा हॉस्पिटल दे दिया है। तो इन जिन लोगों के पास अपनी वजारतें हैं या जिन लोगों के पास पहले ही इतना टाइम नहीं है, तो कैसे वो हॉस्पिटल्स के अंदर जाके वो करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो आपने सारी स्टेज वाइज बताया है, सीनियर ऑफिसर है, फिर उसके बाद बाकी है, ये सारी असामियाँ मौजूद हैं? देखिए मौजूद तो हैं, और आपको पता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जब आप एमरजेंसी में जाते हैं, किसी भी एमरजेंसी में, तो आपको वहाँ पे 80% जो डॉक्टर्स लेते हैं वो HO होते हैं, मतलब हाउस जॉब करने वाले, जो कि बाहर से करके या प्राइवेट कॉलेज से या हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो कॉलेजेस है वहाँ पे MBBS करके जो आए होते हैं। अक्सर तो वो सारे ट्रेनिंग डॉक्टर्स होते हैं, फिर उनके पास एक या दो जो सीनियर रजिस्ट्रार हैं वो होते हैं, जो कि उनको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। बकाया इसके साथ साथ कुछ PGR डॉक्टर्स होते हैं जो कि अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। बेसिकली हॉस्पिटल्स को तो ये लोग रन कर रहे होते हैं। तो इनके बाद फिर जब आप OPD में जाते हैं तो फिर भी यही होते हैं, कुछ PGRs होते हैं, कुछ HOs होते हैं। फिर जब वार्ड में जाते हैं, जब वहाँ पर फिर आपको जो है ना SR असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जो है अपनी वार्ड्स में सिर्फ मिलते हैं। और बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि जाके OPD में बैठ के पेशेंट्स को चेक करते हैं। कुछ प्रोफेसर्स अच्छे हैं जो कि जाते हैं बाकायदा अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं, कुछ तो आते नहीं हैं, वो ऐसे हजरत लोग हैं, वो बल्कि वो गवर्नमेंट सेक्टर से तनख्वाही लेते हैं, लेकिन काम जाके वो प्राइवेट में जाके सुबह जो राउंड इन्होंने 10 बजे इधर करना होता है, वो 10 बजे जाके वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कर रहे होते हैं। तो ये देखें, ये सिस्टम तो अभी सारे हैं। महकमा सेहत को चाहिए कि रिवैम्पिंग के साथ साथ मशीनरी को बेहतर करने के साथ साथ डॉक्टर्स को भी, और जो खासकर जो प्रोफेसर्स हैं उनको भी इस चीज़ पे लेके आएँ कि भाई अपने हॉस्पिटल्स के अंदर अपनी जो अटेंडेंट्स हैं इसको बायोमेट्रिक करें। और देखें, जब एक प्रोफेसर ख़ुद आके हॉस्पिटल्स का विज़िट करेगा, अपनी वार्ड का ज़िम्मेदार होगा, तो वहाँ पे जो दिगर जो पेशेंट्स बैठे होंगे इलाज मुआवजे के लिए या जिनको कोई संगीन मसाइल है, उनका हल भी इसी प्रोफेसर्स ने करना होता है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं वो कि जी सीनियर आके देखेगा, सीनियर दो दिन आते ही नहीं, उनका पता ही नहीं होता, या वो आते हैं उसको कहते हैं जी देख लेते हैं। तो आपको पता है इस तरह की बड़ी शिकायत मौसूल होती है। फिर जब उनका इलाज सही तरीके से नहीं होगा तो बोझ तो बढ़ेगा ना। फिर बिल्कुल बोझ बढ़ रहा है। तो बोझ ख़त्म करने के लिए ही मुनीबा हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। लेकिन फिर असामियाँ भी तो कितनी खाली है ना बिलाल, प्रोफेसर्स की, डॉक्टर्स की, तो उसको भी तो पुर करेंगे, उसको फुल करेंगे तभी ये मसला हल होगा। देखिए, ये इस वक्त गवर्नमेंट ये कहते हैं कि उनका जो बजट का भी इशू होता है। अच्छा। और अब जो निगरान ये मौजूदा जो हुकूमत है इनकी जानिब से 900 के करीब जो डॉक्टर्स हैं ये भी कर रहे हैं, नर्सेज भी इन्होंने भर्ती की हैं। अच्छा। और चूँकि अब ये एड हॉक को ख़त्म करके जो परमानेंट है PPSC के थ्रू उधर जा रहे हैं। अच्छा। ताकि वो चाहते हैं कि एक दफ़ा सिस्टम जो है मजबूत किया जाए और सिस्टम को एक दफ़ा जो है बेहतर किया जाए। सही। तो इसी तरह ये सारे मामला को बेहतर करने के लिए आपको पता है जितना ये प्रिवेंटिव पे काम करेंगे उतना ही ज़्यादा इनके लिए बेहतर होगा कि ये लोगों की बीमारियों को कम कर सकें। अगर ये प्रिवेंटिव पे काम नहीं करेंगे तो मुनीबा ये सारी जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं इनको हम हॉस्पिटल्स में बना देंगे ना, तो ये इसी तरह बोझ रहेगा, फिर भी कम होंगे। हम अभी भी देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं ये चल रहे हैं। कुछ ने वहाँ पे वो बनाए थे कि यहाँ पे हम मॉल बनाएंगे, मॉल को ख़त्म करके उन्होंने हॉस्पिटल बना लिया, लेकिन वो बड़ा बेहतरीन चल रहा है। उतना पैसा शायद उनको मॉल से नहीं बचता, क्योंकि लोगों जिनके पास पैसा है उनको पता है भी हॉस्पिटल सरकार में जाएंगे तो जलीलो ख्वार होंगे। तो हम बेहतर यही है कि हम वहाँ पे जाके अपना जो इलाज है प्राइवेट कराएं। तो मैं आपको बताऊँ कि कल मैंने सेक्रेटरी सेहत पंजाब दोनों मिनिस्टर ख्वाजा बरादर ख्वाजा सलमान फ़ी इमरान नज़ीर से मैंने बात की कि मेरे यहाँ पे दाढ़ में इशू हुआ। अच्छा। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने आपका इम्प्लांट होना है। अच्छा। तो इम्प्लांट उन्होंने कहा जी 1.5 लाख रुपए का होना है।
तो वो प्राइवेट उन्होंने मुझसे बड़ी लेस करके, हालांकि मैंने जानने वाला डॉक्टर 1,10,000 रुपया लिया। तो मैंने कल सेक्रेटरी सैयद को भी मैंने बताया, अली जान साहब को भी, ख्वाजा इमरान नज़ीर को भी, सलमान फ़ी को भी, भाईजान ये देखें कि अगर हमारे हेल्थ की फैसिलिटीज़ इतनी बेहतर होती तो हम लोग प्राइवेट तो सेक्टर मुझे के क्या हाथों जरूरत लूट पड़नी ना रहे थी होते। कि 1,10,000 रुपया जाके इम्प्लांट की जाके दे के आता। तो वो अली जान साहब भी हाजिर, डॉक्टर कौन है, किसने इतने पैसे ले लिए, मैंने डॉक्टर का नाम ही बता दिया, ख्वाजा सलमान फ़ी साहब कहते आज आपने हमें बताया नहीं। देखिए प्राइवेट में मैं गया, 1 घंटे के अंदर मुझे उन्होंने इम्प्लांट करके फ्री कर दिया। अगर यही मैं सरकार में जाता तो मुझे उनको 10 चक्कर लगवाने थे, आज आप ये करके आप वो करके, फिर उसके ऊपर रहना था, एक सेटिस्फेक्शन रहनी थी कि ये काम किस तरह का होगा। उसमें होता ये है, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते, आप एक दफ़ा जाएंगे, आप डॉक्टर एक और मिलेगा, दूसरी दफ़ा जाएंगे आपको एक और मिलेगा, तीसरी दफ़ा जाएंगे आपको और मिलेगा। तो ये बड़े इश्यूज हैं। क्लेम नहीं कर सकते हैं ना कि क्या हुआ है। तो देखिए ये मैंने मिसाल इस वजह से दी है कि लोगों के अंदर आप कॉन्फिडेंस पैदा करें। आप जितने भी सैलरीज पर्सन हैं, सबसे ज़्यादा आप वो टैक्स वो दे रहे हैं, बेशक, ठीक है, टैक्स हमारी सैलरी से भी जा रहा है, हमारी से भी बिल्कुल जा रहा है। तो हमें जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है, मोस्टली हम प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते हैं, क्योंकि तो सरकारी हॉस्पिटल में वो सहूलियात नहीं मिलती हैं या वो ऑथेंटिसिटी नहीं हमें मिल रही, हम सेटिस्फाइड नहीं होते। बिल्कुल ऐसे है। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तो अगर हम प्रेफरेंस प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए, मौजूदा गवर्नमेंट को भी चाहिए कि मज़ीद अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको बेहतर करें। गरीब मरीज़ का कोई पुरसान हाल नहीं है। आप हॉस्पिटल्स के अंदर सिर्फ एक चक्कर लगाया करें, वो कहते हैं ना कब्रिस्तान में आपको एक चक्कर लगाना चाहिए, तो आप एक चक्कर हॉस्पिटल्स की ओपीडी में भी लगाना चाहिए। आपको पता चलेगा कि मुश्किलात तकलीफ़ें क्या होती हैं। जिनके ताल्लुकात होते हैं वो तो अपने काम करवा लेते हैं, और जिनका जो खुदा के आसरे पे होते हैं वो लोग रो रहे होते हैं। तो इसी वजह से पूरे ख़ानदान लोग आके बैठे होते हैं हॉस्पिटल्स के बाहर कि कोई पता नहीं है कि क्या होना है, कितने दिन यहाँ पे रुकना है। तो इस तरह के जो मामला हम अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं बिलाल के, जिस तरह अपग्रेडेशन का मामला हुआ, इसी तरह बाकी सहूलियात के हवाले से भी देखा जाए और पॉलिसीज़ बनाई जाएँ ताकि ख़ास तौर पर एक आम आदमी को जो कि टैक्स दे रहा है, हम जैसे लोग जो कि टैक्स दे रहे हैं, उनको रिलीफ पहुंचाया जा सके एटलीस्ट सेहत के हवाले से। हमारे साथ बिलाल चौधरी मौजूद है। बिलाल, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ अदम बर्दाश्त के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अदम बर्दाश्त हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से हमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं या ख़ास तौर पर एक्सीडेंट्स हैं उनका भी सामना करना पड़ता है, खुमियाजा भुगतना पड़ता है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि जो सड़क पर हादसात हैं क्यों इतने बढ़ते जा रहे हैं। एक तो हम मानते हैं कि जनाब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और दूसरा ये कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, ये प्राइवेट गाड़ियां हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। उसकी वजह से भी ये एक्सीडेंट्स की जो शरह है या रेशो है ये ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन फिर भी कहा ये जाता है, एक बड़ा अच्छा कॉल है कि अगर किसी महज़्ज़ब माशरे की अक्कासी आपने देखनी है कि वो कितना महज़्ज़ब है, उसकी सड़क पर देख लें कि वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कितनी उसकी पाबंदी की जाती है। तो हमारी सड़कों का हाल हम जानते हैं, हमें बयान करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर हम आज बात करेंगे कि जो सड़क पर बढ़ते हादसात हैं इसके हम खुद कितने ज़िम्मेदार हैं। एक अच्छा सिस्टम होने के बावजूद भी ये जो हादसात हैं ये क्यों रूनुमा हो रहे होते हैं और इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, यहाँ पर एक महज़्ज़ब माशरे की तश्कील किस तरह की जा सकती है। इस पर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है। तौकीर अहमद साहब हैं, रोड सेफ्टी एक्टिविस्ट एंड ट्रेनर हैं। तौकीर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, आप ठीक ठाक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तौकीर साहब, सबसे पहले तो बताइए, ये जो अदम बर्दाश्त है ये तो हर चीज़ में ही बहुत ज़्यादा कह लें कि कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है या हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, और एक उसका रुख हमें सड़कों पर भी नज़र आ रहा होता है। और इस अदम बर्दाश्त की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हैं, रूनुमा होते हैं, या बहुत से लोग अपनी जान से हाथ भी धो बैठते हैं। तो इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? देखें, अगर किसी गलत चीज़ को हमने ठीक करना है, हाँ जी, तो पहले देखना ये चाहिए उसकी रूट काज क्या है।
जी, कि वो गलत चीज़ क्यों रूनुमा हो रही है। सही। तो अदम बर्दाश्त अगर सड़क पे है तो वो जान की बाजी का बायस बनती है। बेशक ऐसे है। अदम बर्दाश्त अगर कहीं घर में है तो वो एक ख़ानगी ताल्लुकात को ख़त्म करने का बायस बनती है। तो ये अदम बर्दाश्त का आपका जो टॉपिक है ना, ये बेसिकली सड़क के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा अहम है। मैं समझता हूँ कि रोड के ऊपर हमें जब चलना है तो हम उसको रोड यूज़र जितने भी हैं उन सबको बर्दाश्त का मादा पैदा करना चाहिए, जो कि हमारी नेशन में ऑल टुगेदर बहुत ही कम है। हाँ जी। कम होता जा रहा है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, हम इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। लेकिन जो रोड एक्सीडेंट्स की बुनियादी वजह है जी, वो अदम बर्दाश्त भी है। और उसके अलावा जो दुनिया में रोड सिस्टम को चलाने के लिए और एक्सीडेंट से बचने के लिए और सफ़र को महफूज रखने के लिए जो चीज़ें हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा श्योर। कि 3 E's में हम इसको डिफ़ाइन करते हैं: अच्छा, इंजीनियरिंग, एजुकेशन एंड इन्फोर्समेंट। ओके। तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेट है ये कि इंजीनियरिंग भी स्टैंडर्डाइज नहीं है सड़कों की। अच्छा, उस इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आपकी सड़क का डिज़ाइन, आपकी सड़क का मटेरियल, आपकी सड़क की वो कुशादगी या वो उसके अंदर प्रोविजंस जो हर रोड यूज़र के लिए ज़रूरी हैं, ये नहीं हैं। और अगर आप देखें तो आप ऑब्ज़र्व करें कि आपके मुल्क में 3-4 किस्म के रोड इंजीनियरिंग हो रही है। आप मोटरवेज़ पे जाएंगी तो मोटरवेज़ के ऊपर इंजीनियरिंग जो है ना वो नियर टू द स्टैंडर्ड है। हाँ जी, और बिल्कुल डिफरेंट है बाकी सड़कों के मुताबिक। और वहाँ पे फिर हादसात भी बहुत कम है। हाँ जी। अगर आप देखें ना, आपने 3 E's में से हर ई को अगर इंटैक्ट कर दिया है अपने मुल्क में, अपने शहर में, तो आप देखें आपके मुल्क में हादसात खत्म हो जाए। वही ना कि वहाँ पे इंजीनियरिंग भी ठीक है, वहाँ पे एजुकेशन भी है लोगों को एजुकेशन कि भी भाई है, हमने इन्फोर्समेंट भी कि ठीक हमने है। इससे ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलानी है वरना हमारा चालान हो जाएगा, और हम किसी को रिश्वत दे के वो चालान नहीं छुड़वा सकते हैं। दूसरा ये कि इन्फोर्समेंट भी है कि जो मर्जी हो जाए आपका चालान होना ही होना है। बिल्कुल। तो अगर ये सारी चीज़ें जो दुनिया भर में ये 3 E's जो है ना वो इंटैक्ट हैं हर जगह, हर सड़क के ऊपर, हमारे यहाँ नहीं है। हमारी जो अगर हम मोटरवे से उतर के GT रोड पे जाएंगे तो आपको ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सिनेरियो नज़र आएगा कि वो सड़क कैसी बनी हुई है। अगर वो 2 वे है तो उसमें अपनी मर्जी से लोगों ने कट्स बनाए हुए हैं, यू टर्न बना लिए हुए हैं, तो वो यू टर्न, कट्स और रोड की कंडीशन आपके हादसे का बायस बनती है। बेशक। फिर जब आपको ये फैसिलिटी हासिल है कि आपने जहाँ से जिधर से मर्जी मुड़ जाना है, तो फिर आप बर्दाश्त भी नहीं करते। आप कहते हैं यार मेरा तो हक है। तो ये हमें पहले इंजीनियरिंग वाले ई को देखना है। ओके। ये मैं गवर्नमेंट से या जो भी अरबाब इख्तियार हैं जो 77 साल से इस मुल्क में हुकूमतें करते आ रहे हैं, उन्होंने कभी भी 3 E's के ऊपर काम नहीं किया मेरे ख्याल में। तो आज हमें ये देखना है, क्योंकि मैं आपसे शेयर करूँगा एक्सीडेंट का डाटा जो कि रिपोर्टेड डाटा है, उससे हमें हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हर दिन इस मुल्क में और इस शहर में कितने लोग सड़कों पे दुनिया से चले जाते हैं। तो उस ई को हमें इंटैक्ट करना है। ओके। अच्छा, वो ई जो है ना हमारे जैसे गरीब मुल्क के लिए तो मैं कहता हूँ कि चलो बहुत मुश्किल है जी, हमारे पास इतने फंड्स, बजट्स नहीं है। तो जो दरमियान वाला ई है ना, एजुकेशन, वो भी अनफॉर्चुनेटली मेरे जहाँ तक इल्म में है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई एजुकेट करे, कि हमारे मुल्क में प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक, PhD तक कहीं पे भी रोड सेफ्टी, रोड ट्रैफिक कवानीन, सड़क पे कैसे चलना है, पेडेस्ट्रियन क्या, कोई एजुकेशन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कोई एजुकेशन नहीं है। उस एजुकेशन के ना होने से हम क्या पैदा कर रहे हैं? बच्चे सड़क क्रॉस करते हैं, देखते नहीं। हाँ, ट्रू। हमारे स्कूलों कॉलेजों में हम अंडर एज ड्राइवर्स को बाइक्स दे देते हैं। ये पेरेंट्स का भी माइंडसेट है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है ना, स्कूल में बच्चों को नहीं है और बच्चे घर आके भी नहीं बताते। हाँ। तो वो चीज़ मैं तो कहता हूँ कि ये जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, जिनको हम स्कूलों कॉलेजों में, मेरा चूँकि बिजनेस भी मोटरसाइकिल ट्रेडिंग का है, तो इसलिए मैं इसको मतलब एक नेगेटिव नहीं करना चाह रहा। बेसिकली
वो लोग अनगाइडेड मिसाइल्स हैं जो सड़कों पे भिड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे उनको ही है। किसी ने बताया नहीं है कि यार हेलमेट पहनना है, उनको किसी ने एजुकेट नहीं किया कि आपने यू टर्न से किस तरह मुड़ना है, उनको और किसी ने अपनी लेन की पाबंदी भी करनी है। लेन की पाबंदी, लेन लाइन तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर आपने वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी और आपने रेड लाइट के ऊपर रुकना है। बिल्कुल ऐसे ही। आप बिलीव करें कि मैं जब ट्रेनिंग देता हूं तो मेरे सामने जो ऑडियंस होती है वो यूथ ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, तो वो लोग मैं पूछता हूं कि आज फेयर रहे मेरे साथ, मुझे बताएं कि आप ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनमें से क्या क्या आप करते हैं। मैक्सिमम बच्चे बताते हैं कि जी हम यू टर्न गलत लेते हैं। वो तो ठीक है, बट यही लोग जो यहाँ पर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं पाकिस्तानी, ये जब बाहर बैरून मुल्क जाते हैं वहाँ पर जाके बड़े सिविलाइज्ड तौर पर जो है वो सारे कवानीन की पाबंदी भी कर रहे होते हैं और सेफ्टी भी मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं, तो वापस जब आते हैं फिर वही चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये फिर तजाद क्यों है? देखिए तजाद इसलिए है कि वही मैं अगेन 3 E's जो आखिरी ई है इन्फोर्समेंट का, तो इन्फोर्समेंट यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे 24/7 एंड 365 डेज़ इन्फोर्समेट नहीं होती। अच्छा। हम एक पुलिस एक कैंपेन चलाती है कि जी आज लाहौर में जो है ना वो हेलमेट के ऊपर हमने एक क्रैकडाउन करना है, और यार एक दिन तो नहीं है ना, आपने तो 24/7 एंड 365 डेज़ जो है ना वो हेलमेट पहनवाना है, सीट बेल्ट बनवानी है, लेन लाइन की पाबंदी करानी है। तो जब लोग मोटरवे पे जाते हैं या बैरून मुल्क जाते हैं तो उनकी माइंड में ये होता है कि मुझे माफ़ नहीं किया जाएगा, मैंने ज़रा सी वायलेशन की तो मुझे फ़ाइन भी होगा, मेरी गाड़ी भी बंद हो जाएगी। तो जब आप पनिशमेंट आपके सामने नज़र आ रही हो तो फिर आप क्राइम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पता है लोगों को कि मैंने निकल जाना है। लेकिन यहाँ पर लोगों को खुद भी तो कुछ चीज़ें करनी चाहिए ना, अपना ख्याल तो खुद भी तो हमने, सिर्फ हम ये तो नहीं कह सकते कि डंडे के ज़ोर पर हर चीज़ हो। अगर हमने एक महज़ब माशरे की तश्कील करनी है तो उसमें हमारा भी तो एक रोल है ना जो हमने प्ले करना है। हुकूमत तो हर टाइम हमारे सर पर नहीं रह सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें प्राइमरी लेवल से एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए और ये चीज़ें बतानी चाहिए। आपको मालूम है कि जापान में या दुनिया के ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे अभी आपने बताया कि जी किसी मुल्क की महज़ब देखना है तो आप रोड्स पे जाएं, और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि उनके वॉशरूम्स भी देखें। ये दो चीज़ें जो है ना किसी कौम के महज़ब होने की दलील हैं कि अगर उनके वॉशरूम्स एक्यूरेट हैं, साफ़ हैं, उनकी सड़कों के ऊपर कोई मैस नहीं है, बेहंगम ट्रैफिक नहीं है, तो वो एक सिविलाइज्ड कौम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जापान में मैंने देखा ये दोनों चीज़ें इंटैक्ट हैं। वहाँ इतना सा बच्चा जो अपने स्कूल में जा रहा होता है ना, तो वहाँ पे उसको बताया जाता है कि जेनिटोरियल स्टाफ स्कूलों में नहीं होता, वहाँ पे वो खुद ही करते हैं बच्चे, उनको पहले दिन से ट्रेन किया जाता है। तो हमारे मुल्क में ज़रूरत ये है कि हमें प्राइमरी से ये लोगों के बच्चों के ज़हनों में डालना है कि सड़क ये क्रॉस करनी है, रेड लाइट पे रुकना है, खिलाफ वर्जी नहीं करनी, सफाई का ख्याल रखना। ये नहीं है, इसका जब फुकदान होता है तो फिर क्या होता है कि एजुकेशन मिसिंग है, ट्रेनिंग मिसिंग है, अवेयरनेस मिसिंग है। ये चीज़ें जब मिसिंग होती हैं तो फिर उसका बेनिफिट लेता है इंसान, और फिर इन्फोर्समेंट भी सही तरीके से नहीं हो पाती है। जब पहले ये 2 ई पर काम नहीं होगा तो फिर तीसरा ई भी किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को, इन स्टैंडर्ड्स को हायर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जानने बड़ी कीमती है, तो इनका ख्याल हमें खुद ही रखना है। हमारे साथ तौकीर अहमद साहब मौजूद है। तौकीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।